यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल्स कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट और नोट करें, लास्ट एक जो क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स और। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, a ball is thrown upwards with a speed of 15 meter per second, with a speed of 15 meter per second from a tower of height 50 meter, from a tower of height 50 meter. What is the speed and in what time? What is the speed and in what time will it strike the ground? जैसे हमने लास्ट एग्जांपल ये किया था कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी थी और नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन था, और ये इस लाइन पर मूव होता हुआ v0 और फिर रिवर्स होता हुआ और रिवर्स चलता ही जाएगा लाइक दैट। तो यहां ये एक हाइट है 50 मीटर और इस पॉइंट से अपवर्ड 15 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। तो इस ऑब्जेक्ट कि ये v0 होना और फिर इसने वापस मूव होना है इसी लाइन पर। तो इन व्हाट टाइम विल इट रीच द ग्राउंड? तो आप समझे इस बात को, ये केस ऐसा ही है, ये अपवर्ड मूवमेंट हो या डाउनवर्ड हो, एक्सेलरेशन थ्रू आउट सेम है और वो अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी है और वो g है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इन व्हाट टाइम विल इट रीच द ग्राउंड? तो इस लाइन पर जब वो यहां होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं अगर अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव डिनोट कर दूं तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये ओरिजिन हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। तो अगर ये ओरिजिन है तो इस y डायरेक्शन में ये कोऑर्डिनेट -50 है, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि विद दिस u, विद दिस पॉजिटिव u एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट उसका डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के बाद -50 होगा। यानी हमें ये जाना क्या हुआ, आना क्या हुआ, उस सब से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप साइन दे दीजिए तो आपको पूरा टाइम सॉल्व हो जाएगा। तो यूजिंग एस, वेक्टर आपको याद है इसलिए मैं एरो लगा रहा हूं, ut प्लस हाफ at²। तो ये है -50 और ये है +15t और ये है -10। तो यहां से ये t सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर v कितना है, विद व्हाट स्पीड? तो एक बार t सॉल्व हो गया है तो आप v इक्वल टू u प्लस at भी यूज कर सकते हैं और ये t पुट करके आप सॉल्व करके देखना आपका v नेगेटिव आएगा, क्योंकि इतने टाइम के बाद जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो वो तो अंडरस्टूड है कि हिट करना तो डाउनवर्ड होना ही है। या आप ये भी कर सकते थे कि आप बिना टाइम फाइंड आउट किए इस स्टार्टिंग पॉइंट टू यहां के लिए आप v² माइनस u² इक्वल टू 2as यूज करें। बट ध्यान देना है कि ये सब साइन ठीक लेना पड़ेगा। अब u है +15, तो खैर यहां तो स्क्वायर होना है, तो नेगेटिव भी हो तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाता है, 15²
और A है -10 और S है -50, ठीक है। तो यहां से आपके पास V सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट नोट करें। A ball is thrown vertically upwards. A ball is thrown vertically upwards with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second from the top of a tower, comma 200 meter high. From the top of a tower, comma 200 meter high, and another is thrown vertically downwards, and another is thrown vertically downwards with the same speed simultaneously. With the same speed simultaneously. What is the time difference between them? What is the time difference between them in reaching the ground? What is the time difference between them in reaching the ground? तो देखो 200 मीटर हाइट और यहां से एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया और साइमल्टेनियसली एक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड थ्रो किया, सेम स्पीड एट 10। तो इसको टाइम ग्राउंड तक आने में अलग लगेगा और इसको अलग लगेगा, और इतनी बातें समझ में आती है कि ये जल्दी आ जाएगा, ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। तो अगर इसने टाइम लिया है t1 और इसने टाइम लिया है t2, ठीक है, तो हमें t1 माइनस t2 ये ढूंढना है। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इन रीचिंग द ग्राउंड? तो दोनों के लिए ही जो डिस्प्लेसमेंट है वो -200 है, लेकिन इसके लिए जो u है वो +10 है और इसके लिए जो u है वो -10 है। हम अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव साइन अगर दें तो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आप अपवर्ड को नेगेटिव और डाउनवर्ड को पॉजिटिव भी दे सकते हैं। और एक्सेलरेशन दोनों पर ही जो एक्ट हो रहा है वो डाउनवर्ड है, और क्या है g, यानी a फॉर बोथ इज -10। तो मैं इस फर्स्ट केस के लिए -200 इक्वल टू +10 t1 और -12 10 t1 स्क्वायर, यहां से t1 सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक है, जब सॉल्व होगा तो दो रूट्स आएंगे, लेकिन आप देख लेना आपका एक t1 नेगेटिव आएगा और नेगेटिव इम्पॉसिबल बात है, तो पॉजिटिव जो होगा वही रूट आपको लेना होगा। और सेकंड केस में भी डिस्प्लेसमेंट -200 ही है और ये इनिशियल वेलोसिटी -10 है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से
T2 का ये एक्सप्रेशन, T2, और फिर T1 माइनस T2 सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन एक और लॉजिक हम लगाएं तो बहुत जल्दी भी हो सकता है बिना वो सॉल्व किए, और वो क्या, क्योंकि ये ना 10-10 सेम था, ये जो अपवर्ड थ्रो किया है ये जब हाईएस्ट पॉइंट 0 होकर के रिवर्स चलेगा तो इस पॉइंट पर फिर वापस यही स्पीड होनी है ना 10, नहीं, यहां से तो डाउनवर्ड जिसको थ्रो करो उसने जो टाइम लेना है वो T2 है, यानी उसके बाद फिर ये भी टाइम लेगा T2, यानी जो टाइम डिफरेंस इन दोनों में है वो सिर्फ इसका हाईएस्ट पॉइंट तक जाना और आना ही है बस। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि दोनों की स्पीड ना 10-10 दी हुई थी, अगर डिफरेंट होती तो फिर ये करना ही पड़ेगा अपने को। बट यहां आप देखें तो जब ये रिवर्स होकर आएगा तो इस पॉइंट पर डाउनवर्ड 10 होगा और ये भी यही 10 था, यानी इसके बाद तो इसका टाइम वही है जो इसका टाइम है, तो ये जो इससे टाइम वाइज पीछे हो गया, टाइम वाइज लैगिंग है, वो सिर्फ इतना ही टाइम है जो इसका ये जाना और आना लगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड की ये u कितने टाइम में 0 हो जाएगी। अब थोड़ा जल्दी भी करना सीखो। एक्सेलरेशन का मतलब होता है पर सेकेंड इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो यानी एवरी सेकेंड वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड या तो बढ़ना है या तो कम होना है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू द एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने टाइम में 0 हो जाएगी। आंसर इज 1 सेकेंड। आप v को + AD भी लगा सकते हो, बट मैं समझा रहा हूं कि थोड़ा जल्दी भी करना सीख जाओ। तो 10 मीटर पर सेकेंड की ये u 1 सेकेंड में 0 हो जाएगी, तो 1 सेकेंड जाना और 1 सेकेंड आना, तो इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस होगा उसका आंसर 2 सेकेंड से आएगा। आप इसको सॉल्व करके T1 सॉल्व कर लें, T2 सॉल्व कर लें और वहां से भी चेक करें तो आंसर 2 सेकेंड से आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, a ball moving with uniform acceleration passes through a point O with speed v, passes through a point O with speed v, full stop. The direction of its acceleration is reversed. The direction of its acceleration is reversed when its speed becomes 5v. The direction of its acceleration is reversed when its speed becomes 5v. What is its speed when it again passes? What is its speed when it again passes through the point O? When it again passes through the point O. देखो एक पॉइंट है O, इस पॉइंट से वो क्रॉस होता है जब उसकी स्पीड v है और उसके पास इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है a, ठीक है। तो ये ड्यू टू एक्सेलरेशन इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, नाउ क्वेश्चन सेज कि जब इसकी स्पीड इंक्रीज होकर के 5v होती है, जब इसकी स्पीड इंक्रीज होकर के 5v होती है, लेट अस सपोज कि वो पॉइंट A है, तो
जो एक्सेलरेशन एक्टिंग है वो बदल जाता है। कैसे बोला है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वही रहता है जो ए माना हमने, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी ए पॉइंट ऑनवर्ड्स सिचुएशन ये है कि इसके पास एक्सेलरेशन ए है बट अपोजिट टू दिस वेलोसिटी। अब समझना पड़ेगा, ओ से ए तक जो एक्सेलरेशन है और ए के बाद जो एक्सेलरेशन है वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट डायरेक्शन वाइज दे आर डिफरेंट। सो ये ओ से ए तक अलग केस डील करना पड़ेगा और ए के बाद अलग डील करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर है और वेक्टर की खाली डायरेक्शन भी बदले ना तो वेक्टर बदल जाता है। हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन एज वेक्टर यूनिफॉर्म है। तो हम जो भी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो ओ ए के लिए अलग यूज करेंगे और ए के बाद अलग यूज करेंगे, हम दोनों को सेम नहीं मान सकते हैं। तो ए ऑनवर्ड्स क्या केस बना, ओ से ए पीछे जो केस उसको भूल जाओ। ए ऑनवर्ड्स केस ये बना कि इनिशियल वेलोसिटी है 5v पॉजिटिव और ए है नेगेटिव, तो इसने रिटार्ड होना ही है और रिटार्ड होकर के वेलोसिटी को 0 होना है और ए एक्ट हो ही रहा है तो फिर इसने रिवर्स हो जाना है और रिवर्स होकर के ये इसको भी क्रॉस कर जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि जब ये इस ओ को फिर क्रॉस करेगा यहां तो इसके पास क्या स्पीड होगी। सपोज वो v डैश होगी, तो v डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो o से a तक एक बार अलग केस समझते हैं, o to a फाइनल वेलोसिटी इज 5v, इनिशियल इज v और एक्सेलरेशन a और ये कोई o से a तक का ये गैप s मान लीजिए, तो ये s है, ठीक है। सिमिलरली a से o की बात करें, अब देखो a पॉइंट ऑनवर्ड्स क्या केस था कि वेलोसिटी इनिशियल है 5v और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो ये 5v 0 होकर के यानी a से b और फिर b से a, तो एक्सेलरेशन वही रहा, तो ये a से b और b से क्या होना है, सिमेट्रिक होना है। तो इस पॉइंट पर जब ये रिवर्स होकर के 5v से 0 होकर के रिवर्स चलेगा और इस पॉइंट को क्रॉस करेगा ना, तो इसकी स्पीड 5v ही होगी, पॉइंट ए पर इसकी स्पीड 5v ही होगी और 5v से बढ़ते हुए ये इस पॉइंट पर v डैश होनी है, ठीक है। तो a से o अगर इसको नेगेटिव नाम दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, फाइनल भी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, a भी नेगेटिव है, तो खैर वेलोसिटी को तो स्क्वायर हो जाने अगर ये यूज करेंगे तो फाइनल इज v डैश स्क्वायर माइनस 5v स्क्वायर। आप समझें, मैं इसको माइनस 5v लिखूं या प्लस 5v लिखूं, स्क्वायर होकर के उसने प्लस ही हो जाना है, इसलिए मैं ये चलो लिख लो माइनस यहां पर, कोई बात नहीं कि नेगेटिव डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है। तो v डैश स्क्वायर माइनस यहां बनेगा 25v स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां से व्हाट इज 2as, 25v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, 24v स्क्वायर इज 2as, तो ये 2as यहां पुट करें 24v स्क्वायर, तो आपके पास v डैश स्क्वायर सॉल्व होता है 49v स्क्वायर, जिसका मतलब है कि v डैश सॉल्व होता है 7v। देखो स्क्वायर का जब रूट लेते हैं तो v डैश कैन बी प्लस माइनस, राइट, तो आप देखें तो साइन माइनस भी आ ही रहा है, तो हमसे तो स्पीड ही पूछा है,
बट अगर डायरेक्शन वाइज बात करें तो माइनस साइन भी आता है, स्क्वायर का रूट लेंगे तो इट कैन बी प्लस और माइनस, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस। तो स्पीड का आंसर हो गया 7v। नेक्स्ट हमें एक और पॉइंट समझना है। देखो सबसे पहले हमने जब काइनेमेटिक्स को डिस्कस करना शुरू किया तो सबसे शुरू में ये बात डिस्कस हुई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, जब मोशन किसी ना किसी रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू ही होती है तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब ना किसी एक फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू लिए गए हैं। इन जनरल हमने जितने भी एग्जांपल्स किए तो हम हर केस को कैसा कर रहे हैं कि कोई रोड पे ऑब्जेक्ट मूविंग है, किसी लाइन पर मूविंग है, यानी हम कहीं इस ग्राउंड को, जिसको आप अर्थ कह सकते हैं, अर्थ पर किसी पॉइंट को रेफरेंस ले रहे हैं। यानी हमारे हर एग्जाम्पल में, हर केस में जो भी मोशन ऑब्जर्व हो रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो रहा है। चाहे एक्सेलरेशन था, चाहे डिस्प्लेसमेंट था, चाहे वेलोसिटी था, हर एग्जाम्पल में ये बात अंडरस्टूड है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड है। ठीक है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कुछ भी हो सकता था। तो ये समझेंगे बात को कि हमें समटाइम्स क्वेश्चंस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड लेने की मतलब नीड नहीं है, या क्वेश्चन में ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ना पूछ करके किसी और फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू कुछ पूछा हुआ है। यानी इसको हम बोल देते हैं कि आप रिलेटिव टू सम अदर फ्रेम बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास किसी एक फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो और हमें किसी दूसरे फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू यही सब चीजें डिफाइन करनी हो फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, तो अंडर द हेडिंग मैं इसको एक रिलेटिव वेलोसिटी करके एक हेडिंग दे देता हूं, और उस हेडिंग में आप थोड़ी सी बात समझें। जैसे वैसे तो जो भी केस किया वो भी रिलेटिव ही था, लेकिन वो रिलेटिव क्या था, रिलेटिव टू ग्राउंड था सब। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड ना होकर के कुछ और है। तो वैसे केसेस को मैं एक नाम दे रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे ये एक एक्स एक्सिस, ठीक है, इस एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन और ये कोई पॉइंट, इसका मतलब x 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू x1 है। सपोज ये ऑब्जेक्ट A यहां पर है और ये ऑब्जेक्ट B, ये x इक्वल टू x2 है। ठीक है, तो पोजीशन हम इन जनरल, पोजीशन भी एक वेक्टर है। पोजीशन को भी रेफरेंस से जब बनाते हैं ना तो उसको भी पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो पोजीशन ऑफ या पोजीशन कोऑर्डिनेट, अभी समझ लीजिए आप एक लाइन पे डील कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट जिसका मतलब है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ ए, लेकिन पोजीशन बिना रेफरेंस के डिफाइन नहीं होनी है, और डिफाइन हमने किसके रिस्पेक्ट टू की है, विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो वो क्या है, आंसर है कि वो प्लस x1 है, वो प्लस x1 है। तो पोजीशन वेक्टर r लिखने का वे है, इसको r से डिनोट करते हैं, पोजीशन को r से डिनोट करते हैं, और ऐसा लिखते हैं a और यहां पर o। ये लिखने का मतलब है, और ये वेक्टर है। देखो अभी हम एक स्ट्रेट लाइन पे डील कर रहे हैं ना, तो हमारे पास दो ही डायरेक्शन है, या तो प्लस या तो माइनस। तो हमारे लिए
ये वेक्टर साइन का मतलब इतना है कि आप प्लस या माइनस उस स्ट्रेट लाइन पर क्या डायरेक्शन है वो मेंशन कर रहे हो। तो एक तो ये समझें कि जब भी ऐसे लिखना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं बी ओ, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। और ऐसे ही अगर बी ए लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी, बी ए लिखा तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी सी लिखा तो बी विद रिस्पेक्ट टू सी, सी बी लिखा तो सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ये एक कॉमन वे है इस सारी बात को लिखने का। अब विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए की पोजीशन है +x1, तो ये लिखी जाएगी +x1, और बी विद रिस्पेक्ट टू ओ तो ये है +x2, ठीक है। लेकिन जब आप बोलते हैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है कि अगर मैं ए को ओरिजिन मानूं, रेफरेंस ए को लिया जाए, तो बी की पोजीशन क्या है। देखो बी ए से राइट की तरफ है, कितना है, ओ से x2 ये था, ओ से x1 ये था, तो बी ए से कितना राइट में है, x2 - x1। यानी हम इसी फिगर में अगर इसको लिखना चाहें कि b विद रिस्पेक्ट टू a क्या है, तो बनेगा, है तो पॉजिटिव बट x2 - x1, लेकिन +x2 तो ये है और +x1 ये है। यानी हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि b विद रिस्पेक्ट टू a, इट इज b विद रिस्पेक्ट टू o माइनस a विद रिस्पेक्ट टू o। और ये हमारे पास एक जनरल अब रिलेशन हो गया। क्या मीनिंग इसका, कि अगर आपको a और b कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, इनकी पोजीशन किसी कॉमन o के विद रिस्पेक्ट टू नोन है, तो आप b विद रिस्पेक्ट टू a या a विद रिस्पेक्ट टू b इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। समझना है कि ये b और ये a, इन दोनों की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कॉमन o होनी चाहिए। उसका नाम आपने o रखा है, g रखा है, c रखा है, और जो मर्जी रखा हो, आप ये कॉमन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो क्वेश्चंस करेंगे वहां कैसे बोली जाएगी बात। जैसे हमें एक केस दे दिया जाएगा कि एक पर्सन है, वो एक स्ट्रेट लाइन पर रनिंग है और बी जो है वो भी उसी लाइन पर है, तो ए की जो भी मोशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और बी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यानी ए और बी दोनों की हमारे पास मोशन की इंफॉर्मेशन किसी एक कॉमन फ्रेम, उस कॉमन फ्रेम का नाम है ग्राउंड, वो गिवन है। अब अगर हमें ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए डील करना है, तो हम उन दोनों के जो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स हैं उनको यूज करते हुए, यानी अगर मुझे b विद रिस्पेक्ट टू लिखना है तो b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कर लेना है। और यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम का नाम होता है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन d/dt ऑफ r वेक्टर का नाम है वेलोसिटी वेक्टर। ये सब बात आप समझते हैं अभी कि पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी टाइम होता है, वेलोसिटी टाइम का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन टाइम होता है, और साथ ही साथ d/dt ऑफ v वेक्टर इट इज a वेक्टर, इट इज एक्सेलरेशन वेक्टर। तो यहां से इसी को डिफरेंशिएट करेंगे
तो आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए आर बी ओ माइनस आर ए ओ है। इसका डिफरेंशिएशन वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी सब तीनों वेलोसिटी बन जाएंगे, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ओ और ए विद रिस्पेक्ट टू ओ है। यानी अगर आपको वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ओ नोन है, वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ओ नोन है, तो आप बी विद रिस्पेक्ट टू ए या ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो भी चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे इक्वेशन में ध्यान रखना है कि ये आपने विद साइन पुट करना है, ठीक है। और ऐसे ही एक्सेलरेशन बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना हो तो ये भी होगा बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। ये तीन एक्सप्रेशंस याद रखें और ये समझें कि ये ओ एक तरह से कॉमन हमने शो किया हुआ, ये ओ नहीं होगा, ये कोई ओ की जगह ग्राउंड हो जाएगा, वो एक ही बात है। तो कैसे हमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, जरा देखें इसको। जैसे एक एग्जांपल नोट करें, ए बैलून is moving up, a balloon is moving up with a constant velocity 10 meter per second. A balloon is moving up with a constant velocity 10 meter per second. Full stop. A stone is dropped from the balloon. A stone is dropped from the balloon which comes down to the ground in 11 seconds. Which comes down to the ground in 11 seconds. What is the height of balloon at the moment when it was dropped? What is the height of the balloon at the moment when stone was dropped? तो आप समझे क्या क्वेश्चन है ये। एक बैलून अप मूविंग है, दिस इज बैलून, और 10 मीटर पर सेकेंड से मूविंग है, और उस बैलून में से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है। जैसे आप सपोज आप बस में जा रहे हैं और आप बस में से विंडो से हाथ बाहर निकाल के कोई पैकेट कोई स्टोन छोड़ दें, तो बोला जाएगा कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बस विच इज मूविंग। लाइक दैट बैलून इज मूविंग अप एंड ए स्टोन इज ड्रॉप्ड। देखो अभी तक हम ये क्वेश्चन जब भी होता था या कहीं भी ये इंफॉर्मेशन होती थी दैट ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप्ड का मतलब होता था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अरे समझ में? लेकिन आप समझें इस बात को कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बैलून, विच मीन्स स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बैलून 0 है। जैसे मैं एक बिल्डिंग की रूफ से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता हूं, तो आई एम अटैच्ड टू रूफ, आई एम ड्रॉपिंग, सो velocity was 0 with respect to me. I am attached to building ground, yani I am attached to ground, so you can take that initial velocity with respect to ground is 0. But अभी वो ड्रॉप हुआ है बैलून से। अगर ये बैलून मूविंग ना होता तो ये
इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बैलून जो 0 थी वही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हो जाती, क्योंकि बैलून इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मींस बैलून इज आल्सो ग्राउंड। लेकिन अभी बैलून मूविंग है, तो यहां आपको इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ स्टोन, मैं स्टोन को s लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू बैलून इज गिवन 0। और उस समय उस बैलून की जो भी हाइट है, अब हाइट तो मेजर हो रही है ना ग्राउंड से, हाइट मेजर हो रही है ग्राउंड से, तो जो भी ये h है वो स्टोन जो इस हाइट पर इस बैलून से डिटैच हुआ, अब डिटैच होने के बाद दैट स्टोन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये बैलून पर भी ग्रेविटी एक्टिंग रही होगी, लेकिन बैलून हमें गिवन है दैट इट इज गोइंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, मींस देयर इज सम मैकेनिज्म इनसाइड द बैलून जो उस बैलून को ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी से अप लेके जा रहा है। ठीक है ना, तो वो तो गिवन है, तो हमने मान लेना है, यानी वहां नहीं सोचना है कि बैलून पे भी एक्सेलरेशन एक्टिंग है। नो डाउट बैलून पे ग्रेविटी फोर्स रही होगी, बट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट बैलून इज गोइंग अप with constant velocity, तो means now it has no acceleration। ग्रेविटी का क्या हुआ, ग्रेविटी एक फोर्स है, उस फोर्स को बैलून के इनसाइड किसी मैकेनिज्म की हेल्प से कैंसिल आउट किया होगा, बैलेंस किया होगा। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये तभी गिरता है ना, छोड़ देते हैं इसको, जब इसको पकड़ा हुआ तो नहीं गिर रहा है, तो होल्ड किया हुआ तो नहीं गिर रहा है, तो फिर ग्रेविटी कहां है, तो आंसर ग्रेविटी अभी भी है, लेकिन हमने कोई और फोर्स लगाया हुआ है जो ग्रेविटी को कैंसिल आउट कर रहा है और इसको रेस्ट पे रोका हुआ। तो ऐसे ही ये बैलून तो अब जा रहा है, लेकिन बैलून से जब वो स्टोन ड्रॉप हो गया, डिटैच हो गया, देन दैट स्टोन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, विच मीन्स स्टोन हैज एक्सेलरेशन g, बट वो g एक्सेलरेशन तो हमेशा ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू है। तो हमें क्या चीज नोन है, हमें ये नोन है कि एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर इज -10। मैं अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूं, और हमें ये गिवन है कि 11 सेकेंड्स में ये स्टोन ग्राउंड पे आ जाता है, यानी इस 11 सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब समझ इस बात को कि ये डिस्प्लेसमेंट किसके विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस हो रही है, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी हमें ये नोन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये -h है, जो हाइट है वो h मान लिया हमने, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -h है। अब हम यूज करते थे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर यूज कर रहे हो तो उसमें जो s है अगर वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो u भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना पड़ेगा। यानी आप फ्रेम तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राउंड लिया तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए भी फ्रेम ग्राउंड होगा और एक्सेलरेशन के लिए भी ग्राउंड होगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है स्टोन का, हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बट ये जो u हमें गिवन है ये स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन नहीं है, ये स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून गिवन है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, अरे समझ में, तो हमें स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u यहां ढूंढना पड़ेगा। तो आप जो भी डिस्कस किया कि स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून SB, स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून, तो क्या होना है, स्टोन ग्राउंड, आई कैन राइट लाइक दिस दैट दिस स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून इज स्टोन ग्राउंड माइनस बैलून ग्राउंड, SB इक्वल टू SG माइनस BG। अभी समझाया था आपको कि ये कॉमन होना चाहिए, उसका नाम O है, उसका नाम G है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ हमारा एम है U स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना,
हमें यू स्टोन बैलून गिवन है और हमें बैलून ग्राउंड भी गिवन है, दैट बैलून इज गोइंग अप। ये जो बैलून की स्पीड गिवन थी कि बैलून इज गोइंग अप एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये किसके रिस्पेक्ट टू गिवन थी? ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट गिवन थी। तो आपके पास u ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है कि वो है +10। और यहां से आप समझें कि स्टोन बैलून को अगर मैं 0 लिखूं, 0, तो ये आपके पास स्टोन ग्राउंड माइनस बैलून ग्राउंड, तो ये स्टोन ग्राउंड इक्वल टू बैलून ग्राउंड, ये हो जाता है। स्टोन ग्राउंड इक्वल टू बैलून ग्राउंड। तो इसकी हेल्प से अब स्टोन बैलून ग्राउंड तो क्या है +10, तो स्टोन ग्राउंड भी हो जाएगा, स्टोन ग्राउंड भी हो जाएगा +10। यानी आप इस एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जहां एक ऑब्जेक्ट को किसी चलती हुई बस में से ड्रॉप कर दिया, चलती हुई ट्रेन में से ड्रॉप कर दिया, बैलून से ड्रॉप कर दिया, किसी रॉकेट से ड्रॉप कर दिया, एरोप्लेन से ड्रॉप कर दिया, ऐसे हमें बहुत एग्जांपल्स। तो आप समझें कि जिस भी मूविंग अरेंजमेंट में से कोई चीज ड्रॉप होती है, उस मूविंग अरेंजमेंट का नाम बस है, ट्रेन है, बैलून है, कुछ भी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 उस मूविंग अरेंजमेंट के विद रिस्पेक्ट टू ही ली जाती है, ठीक है। और जब ये 0 हो जाएगी तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाने हैं। इसका मतलब है कि इस बैलून में से डिटैच होने वाला स्टोन या ड्रॉप होने वाला स्टोन, उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू वो ही होनी है जो बैलून की है। इस बात को थोड़ा जल्दी से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कॉमन होने हैं। हम हर बार इतनी सब इक्वेशंस लिख लिख करके इसको नहीं करेंगे, हम थोड़ा जल्दी से समझ लेंगे इस बात को कि जैसे ट्रेन में से मैंने कुछ ड्रॉप की, तो उस ऑब्जेक्ट की इसको ड्रॉप किया है, अगर उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू लिखनी है तो वो वही होगी जो ट्रेन की है। किसी भी मूविंग अरेंजमेंट में से जब कुछ ड्रॉप होती है तो ड्रॉप होने से पहले वो अरेंजमेंट के साथ मूविंग ही तो है। तो जो उस मूविंग अरेंजमेंट की वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में, उस ऑब्जेक्ट की भी ग्राउंड फ्रेम में वही है। अब डिटैच होने के बाद, अब डिटैच हो गए, नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो डिटैच हुआ है अब उस पर क्या एक्सेलरेशन है वो अलग बात है, अब दैट मूवमेंट ऑनवर्ड्स उसका अपना अलग मोशन हो सकता है, लेकिन इन द बिगिनिंग उसके पास वही वेलोसिटी है जो कि इसकी है। बट ये उस केस में जब ड्रॉप है। हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे जहां मूविंग अरेंजमेंट में से हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वी से थ्रो करेंगे। आप एक चलती हुई बस में से बाहर हाथ निकाल करके कोई वी से थ्रो भी तो कर सकते हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू दैट बस ही कोई वेलोसिटी है, तो वहां नहीं करना है इसको। ये उसी केस में हम यूज कर जाएंगे जहां ऑब्जेक्ट मूविंग अरेंजमेंट से ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। तो यहां अब ये सॉल्व हो चुका है। तो आपके पास u s विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज +10। तो ये सारा डाटा, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इनिशियल वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। नाउ यू कैन राइट ut plus half at square minus h is equal to +10 t, और ये -10 है तो -12 into 10 t square। तो put t equal to 11, put t equal to 11 and solve h, and solve h, ठीक है। नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। A balloon is moving up. A balloon is moving up with a constant velocity of
A balloon is moving up with a constant velocity of 5 meter per second. A balloon is moving up with a constant velocity of 5 meter per second. Full stop. At a height of 100 meter, comma, a stone is dropped from it. At a height of 100 meter, comma, a stone is dropped from it. Full stop. At the instant when stone reaches, at the instant when stone reaches the ground level, at the instant when stone reaches the ground level, comma, find the height of the balloon. Find the height of the balloon. तो हाइट हमें जब भी पूछी जा रही तो ग्राउंड से ही बतानी है हाइट। तो इस क्वेश्चन में सेम वैसे ही कि बैलून इज गोइंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये 10 की जगह 5 और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जिस समय ये 100 मीटर की हाइट पर है तो इसमें से कोई स्टोन ड्रॉप होता है। अब ये बात आप जल्दी से समझेंगे कि स्टोन ड्रॉप हुआ तो ये जो भी मैंने शो किया है ये सब रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शो किया हुआ। तो मैं इसी पॉइंट से, अब बैलून अलग स्टोन अलग, अब स्टोन की ग्राउंड फ्रेम में क्या वेलोसिटी है तो सेम वही है जो बैलून की है। तो u फॉर स्टोन क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। लेकिन बैलून तो कांस्टेंट से जा रहा है, बैलून हैज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बैलून इज 0। लेकिन इस स्टोन के लिए एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वो -10 है। तो ये स्टोन आफ्टर सम टाइम ग्राउंड पे आ जाएगा। जिस मोमेंट पर ये स्टोन ग्राउंड पर पहुंचता है उस मोमेंट पर इस बैलून की हाइट क्या है। तो बहुत सिंपल, आप यहां से टाइम ढूंढ लीजिए, उतने टाइम में ये इस कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना ऊपर चला गया वो सॉल्व हो जाएगा। तो हाइट क्या हो जाएगी, दैट डिस्टेंस प्लस 100। तो ये स्टोन की u किसके विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, ये एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ -100 किसके रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू। तो जब सब चीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू है तो यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, s इज -100, u इज +5 एंड एक्सेलरेशन इज -10, ठीक है। तो यहां से आप t सॉल्व कर लें और ये t सॉल्व होने के बाद आपके पास इस स्टोन का फर्दर जो कुछ h ट्रेवल्ड है वो h है 5 इंटू दिस t, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समटाइम्स हमें क्वेश्चन में इसका भी एक्सेलरेशन गिवन होता है तो फिर यहां भी यूज करेंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, लेकिन यहाँ a 0 है तो h क्या हो गया, सिर्फ 5t, t यहां से ढूंढा हमने। ये h सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 100 प्लस h, ठीक है। नेक्स्ट नोट करें, ए बैलून इज मूविंग अप, a balloon is moving up with a constant acceleration of, a balloon is moving up with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एग्जांपल में बैलून अप जा रहा है और बैलून स्पीड अप भी हो रहा है। बैलून का अब वो नहीं सोचना कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज देयर, बट बैलून के अंदर अगेन कोई मैकेनिज्म होगा जो ग्रेविटी को ओवरकम करके उसको अपवर्ड एक्सेलरेशन दे रहा है।
तो हमें जो गिवन है हमने वो मान लेना है। वो कैसे अटेन हुआ अभी वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। बैलून इज गोइंग अप विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एट सम इंस्टेंट a stone is dropped from it. At some instant a stone is dropped from it. Find the separation. Find the separation between stone and balloon. Find the separation between stone and balloon after 5 seconds. After 5 seconds. और ऐसा मेंशन्ड है कि वो 5 सेकेंड जो हमें टाइम दिया है उस टाइम तक स्टोन ग्राउंड पे नहीं आया है, स्टोन भी अभी एयर में ही है, ठीक है। एंड एज्यूम दैट स्टोन हैज नॉट रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, स्टोन अभी एयर में ही है। तो देखो क्या केस है कि एक बैलून अप जा रहा है, ये है बैलून, और इसके पास एक्सेलरेशन भी है, और किसी पॉइंट पर इसमें से कोई स्टोन डिटैच होता है, और वो स्टोन जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसने डाउन, ठीक है, थोड़ा सा पहले अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, लेकिन उसकी अपनी मोशन हो जानी है जिसने अल्टीमेटली ग्राउंड पे करना है। लेकिन बैलून तो अप जाता जाएगा। तो हमें बैलून और स्टोन यानी आफ्टर 2 सेकेंड जो टाइम दिया है, सपोज बैलून यहां है या 5 सेकेंड टाइम दिया है, बैलून यहां है आफ्टर 5 सेकेंड्स और इस पॉइंट से स्टोन यहां है आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो बैलून और स्टोन के बीच में क्या सेपरेशन है? तो यहां आपके पास इस क्वेश्चन को करने के 2 वेज हो सकते हैं कि या तो इस पॉइंट से बैलून कितनी हाइट पर गया, यानी इसको रेफरेंस लिया तो ये कोई ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन थी, तो आप बैलून को डील करेंगे रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और स्टोन कहां गया तो स्टोन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेपरेशन आएगा। या आप क्या करिए, क्योंकि आपसे स्टोन और बैलून की सेपरेशन पूछी है, तो आप इन 5 सेकेंड्स ये देख लीजिए कि बैलून का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टोन क्या है। यानी आप स्टोन को रेफरेंस ले लें तो बैलून कुछ प्लस एच है, यानी उस मोमेंट पर अगर स्टोन और बैलून का सेपरेशन एच है, तो अगर मैं स्टोन को ओरिजिन लूं तो बैलून प्लस एच है, अगर मैं बैलून को ओरिजिन ले लूं तो स्टोन माइनस एच है। तो मैं ग्राउंड को यहां कहीं ले ही नहीं रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू स्टोन वेक्टर इज प्लस एच, और ये एच ढूंढना ही, एच की वैल्यू बताना, एच की वैल्यू ही सेपरेशन है। लेकिन जैसे ही मैंने ये बैलून और स्टोन ले लिया तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू स्टोन ही लेनी है। तो क्योंकि बैलून से स्टोन ड्रॉप हुआ है तो स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून भी 0 है और बैलून विद रिस्पेक्ट टू स्टोन भी 0 है, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ड्रॉप है तो दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट दोनों इक्वल हैं, तो एक दूसरे के रिलेटिव दोनों क्या है 0। तो u ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू स्टोन इज 0। और एक्सेलरेशन भी मुझे क्या चाहिए, बैलून विद रिस्पेक्ट टू स्टोन, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी की उस इक्वेशन के बेसिस पे क्या बनेगा, बैलून ग्राउंड माइनस स्टोन ग्राउंड, BS क्या बनेगा, B ग्राउंड एंड स्टोन ग्राउंड। एंड व्हाट इज B ग्राउंड? B ग्राउंड एक्सेलरेशन आपको दिया है, इट इज गोइंग अप विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बैलून ग्राउंड इज +2, ये वेक्टर है तो प्लस माइनस साइन लेना पड़ेगा साथ में। और स्टोन ग्राउंड क्या है, स्टोन ग्राउंड इज -10, डाउनवर्ड तो -10। तो यहां से एक्सेलरेशन वेक्टर बैलून विद रिस्पेक्ट टू स्टोन सॉल्व होता है +12।
तो आप अब ये सब कुछ सेम रेफरेंस के रिस्पेक्ट हो गया, तो प्लस h, अब देखो इसमें क्या हो गया, u0 हो गया, तो हाफ और 12 और t स्क्वायर। नाउ व्हाट इज t? t इज गिवन 5, तो ये बना 6 इंटू 5 स्क्वायर, तो 25 इंटू 6 इज 150 मीटर। तो इस तरह से सम टाइम हमें अपना सुटेबल रेफरेंस लेकर के क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। हम बैलून को ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू अलग डील करते, स्टोन को अलग डील करते, और फिर दोनों के डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करते, और फिर उनका रिलेटिव करते। तो ऐसा करने की बजाय हमने सब कुछ ही रिलेटिव कर दिया, तो एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से इस रिलेटिव के पूरे कंसेप्ट को अगर समझा हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने आसान होते हैं। एक असाइनमेंट आपको आज लोड होगा क्लास के साथ, जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी आज स्टार्ट किया, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का अभी कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस का असाइनमेंट आपको नेक्स्ट अलग से मिलेगा। तो इस असाइनमेंट में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो आप उनको एफर्ट करके सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नहीं होता है, जो भी असाइनमेंट आपको मिलता है वो स्ट्रिक्टली इस तरह से बनाया जाता है कि जो चीज़ें क्लास में डिस्कस हुई उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हो, उसके बाहर कोई बात उसमें ना हो। यानी आपको जो पढ़ाया गया है ऑन दैट बेसिस वो हर क्वेश्चन सॉल्व होना ही है। तो आप चाहे उसमें 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, आप लगे रहो क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन को छोड़ो मत, वापस क्लास नोट स्टडी करो, वापस क्लास में डिस्कस क्वेश्चंस को देखो, और कोशिश करो कि कोई आपको ऐसा पॉइंट मिले कि आप उसको लिंक करते हुए खुद ही सॉल्व करें। जब तक आप जो असाइनमेंट मिल रहा है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, उसके एक एक क्वेश्चन पे खुद बहुत एफर्ट नहीं करोगे, तब तक ये फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। जो वे है इसको पढ़ने का, इसको जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ये सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो आपका हर क्वेश्चन असाइनमेंट का इसके बाद होना चाहिए। नहीं होता है, आप उस पर एफर्ट करिए, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो, हो सकता है सारा नहीं हो। लेकिन आप जब बहुत एफर्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन का वीडियो देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। सिंपली जो क्लास में किया, ये एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, कंसेप्ट वही रहेंगे, बट क्वेश्चन तो केस तो न्यू फ्रेम होता है ना। तो हमें अल्टीमेटली ये एबिलिटी डेवलप करनी है कि हम किसी भी नए क्वेश्चन को, किसी भी नए केस को हम खुद से अटेम्प्ट कर सकें विद इन वेरी स्मॉल टाइम एंड एक्यूरेटली, विदाउट एनी एरर। तो ये आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।